ग्रेजुएट कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट उनको बहुत समस्या आएगी, ठीक है, शब्द कठिन आएंगे, लेकिन सीरियल वंश तो ये जरूरी है जानना हमको भी कि कुछ ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया सीरियल, वो बता रहे थे कुछ ऐसे है बात, तो लोगों ने कहा आप लोगों में से कुछ तो हम फिर से उसको समझा देते हैं। तो ऐसा है, मतलब उसको फिर हम तरीके से और भी अगर तो नहीं रहता कोई आप है इसमें ऐसा आप लोगों से कोई किसी ने कहा है कि दो तीन लोग जो सीरियल से आप लोग क्या तो सामने अगर कोई समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, हम तो समय देते हैं ना 5 मिनट का, कि आप पूछ सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही एकदम ओपन टाइप की बात करके कहाँ समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़ क्लियर कहाँ है, पूछना आपका दायित्व है, ठीक है, बिल्कुल दायित्व है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और ये जरूरी भी है आपको जानना कि कहाँ पे आपको समझ में या कोई चीज़ नहीं आ रहा। शुरू में हिस्ट्री जैसे एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, ये हम मानते हैं, याद थोड़ा हो जाएगा, एक दिन याद थोड़ा होगा, 1 महीने 4 महीने लगेगा, साल भर पढ़ेंगे तब कहीं कॉन्सेप्ट लिख दिया, ये बात सही है, लेकिन कहीं समझाने में या उसमें अगर समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई ठीक है, कोई वो नहीं है, किसी को कोई डाउट है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है। अब शुरू आप आ रही है, शुरू करें। चलिए आज का देखिए टॉपिक है गुप्त काल। कुषाण वंश के बाद जो सिलेबस में रखा गया है वो गुप्त काल है। गुप्त वंश को हमने इतना वंश पढ़ाया, आपको नंद वंश पढ़ा दिया, मौर्य वंश पढ़ाया, ये वंश पढ़ाए। गुप्त वंश को भारतीय प्राचीन इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्वर्ण एज, गोल्डन एज क्या होता है, कोई व्यक्ति गोल्डन एज क्यों कहलाएगा, हमारी पूरी लाइफ है, हमारी लाइफ गोल्डन एज क्यों कहलाती है, गोल्डन एज वही होता है जब हम हर क्षेत्र में डेवलपमेंट करें, हर क्षेत्र में। तो क्षेत्र क्या होता है, हमको मान लीजिए हमारा जो लाइफ है, आपका मान लीजिए हम लोग जो लाइफ है वो कई क्षेत्र से जुड़ता है। सोशल, हम सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। सामाजिक का मतलब होता है कि लोगों से मिलना जुलना, जहाँ रहते हैं वहाँ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र, क्योंकि इसमें राजा होते हैं तो उनका पॉलिटिकल क्षेत्र देखा कि राजा कितना बलशाली था, कितना उसके पास क्षेत्र था, उसके पास क्या कहते हैं कितना वो अन्य राजाओं की तुलना में विकास किया, ये राजनीतिक क्षेत्र हो गया। आर्थिक क्षेत्र का मतलब हुआ कि उसके आय का साधन बहुत अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि अन्य राजाओं की तुलना में वो विकास ज्यादा करे। और धार्मिक क्षेत्र में था, धार्मिक क्षेत्र में भी राजा अपने शासन में बहुत विकास करे। तो गुप्त काल में वास्तव में सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में बहुत विकास किया। इसी कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि बाकी क्षेत्र में तो उन्होंने डेवलपमेंट किया ही, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत विकास किया। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे विकास किया, ठीक है। आप देखिए पर्सनली जहां समझ में नहीं आया वो बिल्कुल आप मुझसे कहिए एकदम, ठीक है। जैसे वहां अगर किसी ने जाकर कहा कि 1-2 लोग ऐसे हैं कि कहा समझ में नहीं आया, ठीक है, नहीं समझ में आया, लेकिन आपको कहाँ नहीं समझ में आया इसको सिस्टमेटिक ढंग से पूछिए बच्चे, ठीक है। तो ये गुप्त काल, गुप्त काल। अब हम आते हैं गुप्त काल, कोई भी वंश आया, ठीक है, तो उस वंश की स्थापना की, जैसे मौर्य वंश, मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो कोई किसी के नाम से वंश चला ना, कोई पहला राजा होगा ना, श्रीगुप्त है ना, तो श्रीगुप्त ने इस वंश की स्थापना की।
श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। गुप्त वंश की स्थापना की। श्रीगुप्त के बारे में बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं है। एक सिक्का ऐसा मिला है जो उस सिक्के से पता लगा है कि ये एक राजा था। वो सिक्का बहुत प्राचीन काल का माना गया, तो इसलिए मान लिया गया कि ये श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। इसके बाद एक राजा का और नाम आ जाता है कि इसके बाद एक राजा और बैठता है। श्रीगुप्त गद्दी पर बैठा तो इसने एक उपाधि धारण की, महाराज की उपाधि धारण की। उपाधि महाराज। महाराज श्रीगुप्त ने किस चीज की उपाधि धारण की? महाराज की। आज आप लोग कहते ना महाराजा, कहते ना, तो ये देखिए पहली बार ही दिखाई दे रहा है। इसके पहले हमने नहीं बताया आपको कि किसी ने महाराज की उपाधि धारण की, बताया है? नहीं। तो इतिहास में ये चीज जरूर होता है कि पहले क्या मिल रहा है। तो महाराज पहली बार सुनाई देता है कि महाराज की उपाधि धारण की श्रीगुप्त ने। इसके बाद एक और राजा का नाम उल्लेख मिलता है कि वो गद्दी पर बैठा। उसका इतिहास बहुत ज्यादा नहीं है। घटोत्कच। घटोत्कच। अभी देखिए इनका शासन काल भी कोई बहुत क्लियर नहीं है। शासन काल का बहुत क्लियर नहीं है। कब गद्दी पर बैठे? घटोत्कच। ये श्रीगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। तो ये क्वेश्चन आता है, एक बार ये आ चुका है, आईएएस में भी आ चुका है कि इनमें से कौन सा राजा था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन में ये श्रीगुप्त था, तो और बाकी गलत आंसर थे, तो ये आंसर था महाराज की। ठीक है, इतना मिटा दें। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर डाउट होगा, संदेह होगा समझने में, तो पूछिएगा। आप लोग हेजिटेशन मत करिएगा कि यहाँ नहीं समझ रहा है। इतना तो समझ में आ गया ना, तो इसको आगे बढ़े। देखना आपको, लिखिए जल्दी लिखिए। तो ये महाराज की उपाधि नाम। यहाँ तक राजा के बारे में बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे राजा, तो इसलिए इतिहास को बहुत क्रमबद्ध तरीके से ना जानकारी के बारे में नहीं है। इसके बाद जो राजा बैठता है उसका इतिहास फेमस है। कई वंश है इतिहास में। एक चीज समझ लीजिए, याद उन्हीं को किया जाएगा जिसने कुछ अच्छे काम किए, नहीं तो ऐसे ही पन्ना पलट जाएगा। समझिएगा, हर चीज बहुत बुद्धिमान है आप लोग। तो कुली राजा का आएगा, इन लोगों को सिर्फ एक लाइन में समेट दिया गया। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। अब देखिए जैसे ये पन्ना टर्न होगा ना, ये इसी में सिमट जाएंगे। अब अगला राजा का नाम हम लिखने वाले हैं, ये सिमट गए इतने में। एक ही लाइन में क्वेश्चन बनता है इनका बस, कि स्थापना किसने की? महाराज की उपाधि धारण की। इससे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये राजा। लेकिन अगला राजा गद्दी पर बैठा वो इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त प्रथम। इसका काल है 319 ईस्वी से लगभग 350 ईस्वी। ये चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए इसका समय का एकदम क्रमबद्ध इतिहास है, इसलिए ये 319 ईस्वी के लगभग गद्दी पर बैठा और 350 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, इसने विवाह किया। एक इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। कुमार देवी ये लिच्छवी की राजकुमारी थी।
कुमार देवी। कुमार देवी से किसने विवाह किया? चंद्रगुप्त प्रथम। ये लिच्छवी यानी वैशाली यानी बिहार की पड़ता है, वहां की ये राजकुमारी थी, उनका विवाह हुआ चंद्रगुप्त प्रथम से। अब क्योंकि आप लोग पढ़ा चुके हैं, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग पढ़े, देखते हैं कि इसमें ध्यान से किसने सुना। इतना पढ़ा दिया गया ना, हमने जो लिखा है उसी से पूछ रहे हैं, ठीक है? देखते हैं किसने ध्यान से पढ़ा। चलिए, इनमें से चंद्रगुप्त प्रथम के पहले कौन राजा था जिसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया? ए बिंबिसार, बी बिंदुसार, सी अजातशत्रु, डी शिशुनाग। बहुत सही हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को तुरंत उत्तर नहीं देना चाहिए। 2 सेकंड तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बताता है दिमाग में, तुरंत मत भर दीजिएगा, ठीक है? हमारा ये कहने का मतलब 2 मिनट सोच के उत्तर दीजिए, सही है हो सकता है आपका उत्तर, लेकिन ये हमारा आपको समझाने का वो है कि तुरंत दिमाग में आया तो उत्तर मत मानिए। 1 सेकंड सोच लीजिए, आगे बढ़िए, तुरंत पीछे भी हट जाइए। तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए 4 विकल्प दे दिए ना आपको, अपना अपना उत्तर बताइए, हम ये नहीं कह रहे क्या है, आप क्या कर रहे हैं? एक उत्तर मारना है, जो भी अब सोच लिया आपने, समय दे दिया, अब बताइए क्या होगा? ए ए ए और ए, सब लोग एक दूसरे का सुन के बोल रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं। सी ये क्वेश्चन ऐसे ही आया है, ऐसे ही पूछते हैं, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका उत्तर यही सही है, ठीक है? यही सही है। बिंबिसार जब हम पढ़ा रहे थे हर्यक वंश के राजा, तो आप पन्ना पलटिएगा, उसमें लिखा है कि उसने भी लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, उसका नाम था छलना या चलना, है ना? ये जो बता रहे हैं ये आप भले भूल गए, लेकिन हमने लिखवाया है। तो ये जो हम बोले आप सुने भी नहीं, सब तो सुन रहे हैं ना, तो उसमें कंफ्यूजन कहाँ है? हमारे बोलने में क्या, आपके पढ़ने में? सब पढ़ने, रिपीट नहीं करेंगे तो भूलेंगे। हिस्ट्री जितना नहीं रिपीट करेंगे उतना ही भूलेंगे, ठीक है? तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आ चुका है कि चंद्रगुप्त ने तो किया ही लिच्छवी राजकुमारी से शादी, और कौन राजा था कि जिसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया? बिंबिसार भी था, उसने भी एक लिच्छवी राजकुमारी से शादी किया था। चलिए इसको मिटा देते हैं। चंद्रगुप्त था 319 से 350 इसने विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नया संवत चलाया, एक नया संवत चलाया। अब एक फिर हम पूछ ले, इससे पहले किसने संवत चलाया था? कनिष्क, ठीक है, कनिष्क ने। तो आप जब पढ़ते हैं उस शब्द को सोचिए कि इससे जुड़ी हुई चीजें पिछला है कि नहीं। आप कंफ्यूजन इसलिए करते हैं ना, इसको तो रट दिए और पिछले वाला भूल गए। इसको आप समझिए इस चीज को, तो कॉमन चीज है तो समझिए। अब इसने भी शक संवत चलाया, इसने भी गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया। इसने भी एक उपाधि धारण की, महाराज अधिराज। महाराज अधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया, मतलब उपाधि धारण की। इसने भी सोने का सिक्का चलाया।
इसके पहले भी सोने का सिक्का चल चुका था। किसने चलाया था? वेंकटपिसेस ने। भारत के क्षेत्र में वेंकटपिसेस ने बता चुके हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने भी एक सोने का सिक्का चलाया, सोने का सिक्का इसने भी चलाया। उस सिक्के पर इसने अपने पत्नी का नाम लिखवाया, कुमार देवी। इसका जो सिक्का मिला है खुदाई के दौरान, उस सिक्के पर कुमार देवी का नाम अंकित है। कुमार देवी का नाम अंकित है। सिक्के पर कुमार देवी। देखिए ये भी क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन आप ये समझिए कि जो जो लाइन बोलते जा रहे हैं, क्वेश्चन तो किसी से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे बना लेंगे कि किस वंश के राजा ने सिक्के पर अपनी पत्नी का नाम लिखा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बिंबिसार भी हो सकता है, अशोक भी हो सकता है, ये भी चंद्रगुप्त प्रथम भी। तो चंद्रगुप्त प्रथम, तो जो चीज नहीं लिखाई गई है वो पहले पहले अब लिखवाई गई है। तो जो जो पहले में ये लिखाया गया है, तो ये क्वेश्चन आता है कि सिक्के पर सर्वप्रथम अपनी पत्नी का नाम किसने लिखवाया? कुमार देवी का लिखवाया किसने? चंद्रगुप्त प्रथम। ये देखिए मिलता है गुप्त वंश से। तो चंद्रगुप्त गद्दी पर ये बैठता है, क्या कहते हैं, ये 319 से 350। अब गद्दी पर बैठता है इसका लड़का, और इसके लड़के का नाम रहता है समुद्रगुप्त। इसको बोले समुद्रगुप्त। सबसे काफी सबसे ज्यादा समुद्रगुप्त थोड़ा पानी पिया समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त में बड़ा कई जगह का पानी पिया, लेकिन मैं लिखा स्नान हो जाते हैं। इसी की तो 350 से 375 के शासनकाल हो गया 350 से। समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिला है, अच्छा ऐसा आवाज आती है। समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिला है खुदाई में। उस सिक्के पर एक शब्द लिखा है काज। खुदाई में मिला सिक्के पर काज नाम अंकित है। खुदाई के दौरान सिक्के पर काज नाम अंकित है। यानी समुद्रगुप्त का एक अन्य नाम क्या हो गया? काज। एक अन्य नाम समुद्रगुप्त का एक अन्य नाम काज था। इसने एक उपाधि धारण की थी, उपाधि उपाधि थी सर्व राजोच्छेता। यानी सभी को जीतने वाला। हाँ ये सही। दरअसल क्या है कि जो सिक्का मिला है कांच, तो कई राइटर ने इसके कारण जब इतिहास लिखा तो उन्होंने कांच शब्द का उल्लेख किया, और वो सिक्का भी मिल गया कांच नाम का। तो उससे जब मेल ये कराया गया कि
कई राइटर जो कांच लिख रहे हैं समुद्रगुप्त के बारे में उसी समय के कांच, और सिक्का भी मिल गया बाद में, तब ऐसा माना जाने लगा कि इसका एक नाम कांच है। कई राइटर ने अपनी किताब में लिखा है, कई राइटर ने उस समकालीन राइटर ने उस किताब में कांच, समुद्रगुप्त के बारे में कांच लिखा है। बाद में खुदाई तो लिखी बाद में हुई, किताब पहले लिखी गई। समकालीन कह रहे हैं ना, किसी ने मान लीजिए कांच नाम लिखा, लेकिन बाद में जब खुदाई हुई तो उस सिक्के पर कांच नाम लिखा हुआ मिल गया, तब ये माना जाने लगा कि ये समुद्रगुप्त की ही उपाधि थी कांच। समझ में आया? तभी तो तब से ये माना जाने लगा कि ये कांच की उपाधि इसी की थी। और सर्वराज्योच्छेता ये उपाधि किसकी है? समुद्रगुप्त की। इसलिए सर्वराज्योच्छेता, इसने कई राजाओं को पराजित किया। इसने समुद्रगुप्त ने कई राजाओं को पराजित किया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। इसने दो विजय बहुत इंपॉर्टेंट की समुद्रगुप्त ने। उत्तर भारत में भी इसने विजय की और दक्षिण भारत में। उत्तर भारत की जो इसकी विजय है उसमें उसने 9 राजाओं के एक संघ को पराजित कर दिया। इतिहास में इस युद्ध को आर्यावर्त कहा जाता है, आर्यावर्त कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया। नौ राजाओं को पराजित किया किसने? समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को। यह आर्यावर्त का युद्ध भी कहा जाता है। आर्यावर्त का युद्ध भी कहा जाता है, आर्यावर्त का युद्ध। सॉरी 9 की जगह 12 कर लीजिए, पहले 12 राजाओं को पराजित किया, इसको 12 कर लीजिए। नहीं, अच्छा इसी को 9 कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, सही बता रहे, 9 राजा सही है। दक्षिण में बाद में 12 राजाओं को पराजित किया, ये सही है ना? 9 राजाओं को पराजित किया। यह आर्यावर्त का युद्ध, इसको मिटा दें। इसको मिटा देते हैं। देखिए, उत्तर भारत के 9 राजाओं को इसने पराजित किया। फिर ये गया दक्षिण भारत। उत्तर भारत और दक्षिण भारत समझते हैं। दक्षिण भारत कैसे माना जाता है? विंध्याचल के पर विंध्याचल जैसे आप ये तो उत्तर भारत कह दिए, ठीक है। अब हम दक्षिण भारत बोल रहे हैं, तो आप लोग क्या समझ रहे हैं कि दक्षिण भारत कैसे माना जाएगा? प्रायद्वीपीय भारत, हाँ ये राज्य है, लेकिन एक जगह भौगोलिक रूप से ये बताया गया है कि इस क्षेत्र को दक्षिण भारत कहते हैं। विंध्याचल सतपुड़ा के नीचे, क्या विंध्याचल सतपुड़ा पहाड़ी के नीचे। देखिए विंध्या, ये देखिए, ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं ना, यहाँ ये बीचों बीच विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का हिस्सा दक्षिण भारत कहलाता है, या नर्मदा नदी जो बहती है उसके दक्षिण का हिस्सा दक्षिण भारत कहलाता है। तो समुद्रगुप्त दक्षिण गया, यानी विंध्याचल पर्वत को उसने पार किया, ठीक है। उसने विंध्याचल पर्वत को पार किया, और विंध्याचल पर्वत को पार करने के बाद वो दक्षिण भारत गया। दक्षिण भारत में उसने 12 राजाओं को पराजित कर दिया। एक बार ये क्वेश्चन आ गया, इसको हम गलती मार दिए थे, ज्यादा जब पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन भी हो जाता है। हमने जल्दबाजी में शब्द नहीं देखा, उसमें पूछा कि सल्तनत काल का कौन राजा था
जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत यानी विंध्याचल पर्वत को पार किया। हमने देखिए सल्तनत नहीं पढ़ा, पहला ऑप्शन समुद्रगुप्त था, हमने मार दिया। लेकिन जब एग्जाम के हम बाहर आ रहे हैं तो हमने सल्तनत, देखिए जल्दबाजी का यही होता है, समुद्रगुप्त दिखा हमने मार दिया, वही हम आपको बता भी रहे हैं। लेकिन सल्तनत काल का पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, वो गया था विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण भारत की विजय उसने की थी उस समय बाद में। लेकिन प्राचीन इतिहास में पहला राजा जो हमको दिखाई दे रहा है दक्षिण भारत पर आक्रमण करने यानी गुप्त वंश का, वो था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को पराजित किया? 12 राजाओं को। इसके जितने भी ये युद्ध हैं, इसका सीधा पता हम लोगों को कहां से चलता है? ये क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख कहां मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति में क्या होता है? प्रशंसा करना। प्रयाग को आप लोग जानते ही हैं, प्रयागराज एक जिला है। तो प्रयाग जब आप जाएंगे तो इलाहाबाद में एक लेख मिलता है, इसके कवि थे हरिशेन, उनका लेख मिला है। उसी ने अपने लेख में लिखा है कि इसमें वो संस्कृत में लिखा है और गद्य में भी लिखा है, दोनों लिखा है, यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। किसने? तो इसको लिख देते हैं, समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख, प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। समुद्रगुप्त के राज कवि हरिशेन ने प्रयाग की रचना की। इनके कवि थे हरिशेन, उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। ये तो हमने उसके युद्ध के बारे में बताया, उत्तर भारत दक्षिण भारत। लेकिन उसने जब दक्षिण भारत की विजय की तो राजाओं को छोड़ दिया, उसने शासन नहीं किया, उनको उपहार लेकर छोड़ दिया, उपहार ले लिया और राजाओं को जो है छोड़ दिया, अपने राज्य में शामिल नहीं किया, राज्य को शामिल नहीं किया और छोड़ दिया। इसके कुछ समकालीन शासक भी थे, इसके साथ के कुछ और भी शासक थे। कुषाण वंश पश्चिमी भारत में जो पंजाब के आसपास क्षेत्र में कुछ शासक जो है शासन कर रहे थे, कुषाण वंश। तो इसका समकालीन कुषाण शासक था केदार। समकालीन कुषाण शासक केदार, समकालीन कुषाण वंश का शासक केदार था। केदार या केदार मिलेगा, इसको लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है, इसको मिटा दें। हम आपको 50 लाख वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो केबीसी बताने जा रहे हैं, पूछ चुका है, ठीक है। ये पूछा गया था कि इसका समकालीन लंका का शासक का क्या नाम है। 50 लाख का क्वेश्चन था, हम देख के रहे थे समय। तो 50 ये क्वेश्चन जो आया था कि ये इसका समकालीन लंका में
शासक कौन था? अब यही हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं दूसरे तरीके से कि मौर्य वंश में लंका का शासक कौन था? अशोक के समय कोई था? अशोक के समय लंका का कोई शासक था? वो भेजा था ना, संघमित्रा और महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था ना लंका में। चलिए उसको हम बात बताते हैं, लेकिन यहाँ देख लीजिए कि इसके समकालीन लंका का शासक कौन था? समुद्रगुप्त के समय लंका का शासक मेघवर्ण था। इस समय था मेघवर्ण के अच्छा गुप्त समुद्रगुप्त के समय लंका का शासक मेघवर्ण था। मेघवर्ण या मेघवर्मन भी आप कह सकते हैं। मेघवर्मन या मेघवर्ण था। समुद्रगुप्त के सिक्के पर अश्वमेध की आकृति बनी है। अश्वमेध की आकृति एवं वीणा बजाते हुए देखिए इसका जो सिक्का मिला है अश्वमेध, इसके पहले अब आप लोग बताइए, देखिए कौन बताता है इसके पहले किसने अश्वमेध किया था? कौन रहा है इसके जग पहले? शिशुनाग। देखते कौन बताता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके पहले ये प्रयास कर रहे हैं अपने दिमाग को ले जाने का, ऐसे ही प्रयास करना पड़ेगा। पुष्पमित्र हमने लिखवाया है, उसने अश्वमेध यज्ञ किया है। उसके राज्यपाल धनदेव के अयोध्या लेख से पता चलता है। ऐसे ही इसने भी समुद्रगुप्त के सिक्के पर अश्वमेध की आकृति बनी है। इसने वीणा बजाते हुए इसकी आकृति बनी है सिक्के पर समुद्रगुप्त की। इसको मिटा दें। वीणा बजाते हुए इसकी आकृति बनी है सिक्के पर। अश्वमेध का भी सिक्के पर इसके मिलता है। ये अश्वमेध का यज्ञ किया जाता है, करता था। इसकी पत्नी का नाम था दत्तदेवी। इसकी पत्नी का नाम दत्तदेवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्तदेवी था। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्तदेवी था। इसकी एक और उपाधि थी कविराज। समुद्रगुप्त की एक और उपाधि थी कविराज। समुद्रगुप्त की एक उपाधि थी कविराज। कविराज थी, इसकी एक उपाधि कविराज थी। अभी हम राजाओं के बारे में बता रहे हैं, जिसका सामाजिक धार्मिक इतिहास बताएंगे। इतना लिख लिया आपको। अब गद्दी पर बैठता है इसका लड़का, जो इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड।
इसका काल है 375 से 415 ईस्वी। इसकी पत्नी का नाम था, इसकी दो पत्नी थी, एक ध्रुव स्वामी, इसकी पत्नी का नाम ध्रुव स्वामी, और दूसरी पत्नी का नाम था कुबेर नागा। इसकी पुत्री का नाम था, क्या नाम था उसका नाम? प्रभावती गुप्ता। इसकी पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। अपने बेटा को कुछ कह रहा था। ये बहुत बड़ी फेमस है। अब आते हैं इसकी उपाधि। इसकी उपाधि थी देवराज, देवश्री, देवगुप्त। इसकी उपाधि थी देवराज, देवगुप्त। चंद्रगुप्त की यदि बता रहे हैं, इनकी चंद्रगुप्त इनकी पत्नी, इनकी माता का क्या नाम था? दत्त देवी। ये समुद्रगुप्त के लड़के थे ना, तो इनकी माता का नाम दत्त देवी था, पत्नी ध्रुव स्वामी कुबेरना, पुत्री का नाम प्रभावती गुप्ता, उपाधि देवराज, देवश्री, देवगुप्त। एक और उपाधि थी विक्रमादित्य, बहुत इंपॉर्टेंट एक उपाधि थी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि थी। चंद्रगुप्त वास्तव में जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो चंद्रगुप्त सेकंड के काल को ही कहा जाता है। अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि युद्ध में बहुत बड़ा विजेता कौन था, तो समुद्रगुप्त था। वो वास्तव में कभी किसी से नहीं हारा, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड वास्तव में इनके काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके काल में नवरत्न रहते थे, नवरत्न चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। इनके नवरत्न आपको लिख लेते हैं, नवरत्न चंद्रगुप्त सेकंड काल के नवरत्न। कालिदास, कालिदास, धन्वंतरी, कालिदास, धन्वंतरी, 12 वीर, मिहिर, छप्पड़क, शंकु, छप्पड़क, शंकु, बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, घट करपर, वरुरुचि, एक और थे अमर सिंह। इनके काल में 9 रत्न रहते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में 9 रत्न रहते थे। बेताल, हाँ बेताल 25 उन्हीं की है, बेताल भट्ट की। लिखा उन्होंने 9 रत्न।
ये इनके काल में रहते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में ये 9 रत्न रहते थे, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। घर के पैर पर डिपेंड करता है, पता नहीं कौन करता है, हर चीज़ बना रही है। लिखा है इसमें क्या चीज? हरिसेन, वो गलत लिखा है, वो तो उसके तब आए थे, समुद्रगुप्त के तब थे। हरिसेन, इसको बाद में बता दें आपको। हरिसेन तो समुद्रगुप्त के समय में भी थे, ठीक है, हरिसेन नहीं थे। हरिसेन किसके काल में थे? समुद्रगुप्त के समय। इसको मिटा दें। देखिए हिस्ट्री में कई किताबें, कई डेट कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए, ठीक है। बहुत रिसर्च करके लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि एक किताब को देखा और लिख दिया गया और बता दिया गया। बहुत तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, बताया गया। आपने हर शेर हो सकता है गलती छप गया हो, लेकिन हर शेर नहीं। नेट पे आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 9 चंद्रगुप्त के काल, चंद्रगुप्त के काल में एक यात्री यात्रा करता है, ठीक है, और वो चीन का यात्री होता है, वो आता है भारत, और उसका नाम था हाइयान। चीन का यात्री हाइयान भारत आया। सही है। उसने राजा का नाम नहीं लिखा है कि किस राजा के नाम पे आया, लेकिन वो इस राज्य में आया तो वो कहता है कि यहाँ का की जो जनता थी बहुत सुखी थी। मतलब उसने क्या लिखा उस किताब में, वो क्यों आया था? वो आया था बौद्ध स्थलों को देखने के लिए। वो समय आया जो बौद्ध स्थल थे, कौन कौन थे बौद्ध स्थल इम्पोर्टेंट? नहीं, इस बौद्ध स्थल इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? सारनाथ है, बोध गया है, लुम्बिनी है, कुशीनगर है ना, ठीक है, श्रावस्ती भी है। तो ये वो आया था, देखने के लिए आया था चीन का यात्री, और वो आ गया चंद्रगुप्त के काल में। तो उसने वहाँ के राजा की बहुत प्रशंसा कर दी। उसने लिखा कि यहाँ की बड़ी शांति थी, कोई जो है, क्यों लिखता है कोई यात्री को वहाँ शांति थी? क्योंकि उसने लिखा कि यहाँ पे मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, ठीक है, ये लिखा उसने कि मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। लिखता वो लिखता है मध्य देश में बड़ी शांति थी, शांति थी। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, उसने लिखा कि मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। भाइयां, वो पश्चिम से यात्रा करता है। वह एक स्थान है पश्चिम में, खोतान। खोतान है पश्चिम में, अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र है। जब वह वहां पे पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षु रहते हैं खोतान में, और वो महायान संप्रदाय के अनुयायी हैं। तो भाइयान जब आता है तो उसने देखा खोतान में 10,000 भिक्षु हैं, 10,000 बौद्ध भिक्षु हैं। ये महायान संप्रदाय के हैं। ये महायान संप्रदाय के हैं। उसने देखा इसने लिखा कि यहाँ का जो राजा था इस क्षेत्र में जो लेन देन के लिए, उसने एक शब्द छिप दिया कि लेन देन के लिए सिक्के को क्या कहा जाता है। भाइयान लिखता है कि उस समय जो सिक्के लिखे थे कौड़ियों, लेन देन के लिए, लेन देन के लिए
सिक्के के रूप में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। लेन देन के रूप में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता। यहां लिख रहे हैं श्रावस्ती के श्रीवास्ती के जेतवन विहार की प्रशंसा उसने की। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है, कहता है शांति थी, मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। उसने खोतान में 10,000 और भिक्षु का हमसे मुलाकात हुई। उसने लेन देन के सिक्के के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया। श्रावस्ती के जेतवन विहार की प्रशंसा उसने की। इतना आप लोग समझ में आया? इसमें से कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हम पूछे इसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप लोग को पढ़ाए इसलिए पूछ रहे हैं। देखते हैं कौन ध्यान से सुनता है, कौन नहीं सुनता है और कौन कितना भूलता है। हमारा क्वेश्चन इसी पे आ गया, इसी पे आप हम क्वेश्चन पूछ देते हैं। ध्यान से सुनिए, उसने किसकी प्रशंसा की? जेतवन विहार की। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि जब महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या उन्होंने जब कर ली और जब उनको सारनाथ में ज्ञान मिल गया, तब वो चले यात्रा करने के लिए निकल गए महात्मा। जब भी वो जाते थे तो कोई ना कोई उनको विहार बनवा देता था कि बनवा देता था। अब आप लोगों को ये बताना है कि जिस जेतवन विहार की प्रशंसा हायान करता है, महात्मा बुद्ध को किसने दिया था उस जेतवन विहार को बनवा के? देखते हैं आज इस क्लास में बिना ऑप्शन दिए कौन आंसर देता है। बिंबिसार आपने कहा, चलिए आपने कहा बिंबिसार। अगर बिना ऑप्शन कौन उत्तर दे सकता है? आपने क्या कहा? विशाखा। एक उत्तर दर से आ गया बिंबिसार, एक आ गया विशाखा। आपने क्या कहा? आपने कहा अनाथ पिंडक। धीरे क्यों बोल रहे हैं? तेज बोलिए। और तीसरा बोल दिया, चौथा एक उत्तर और बोल दीजिए जिसको याददाश्त जिसकी बहुत तेज है। अगर कोई बिना ऑप्शन के उत्तर बोलता है तो वो निश्चित हिस्ट्री उसको याद हो जाएगी। ये हम 100% कहते हैं। तो आप ही लोगों से वैसे उत्तर को आ रहा है, ऐसी बात नहीं, उत्तर तो आ ही रहा है ना। 3, एक कोई बोलते हो या तो तीनों को में से किसी को कह दे सही है। अब हम ये कह सकते हैं इस 3 में से एक उत्तर सही मिल गया। यही वाला अनाथ पिंडक। आप ये कह रहे हैं अनाथ पिंडक, और आपने क्या कहा? विशाखा, और आपने कहा बिंबिसार। तो इन तीनों का फॉलो करिए, इन तीनों में से एक सही है। इनका सही है। अनाथ पिंडक एक व्यापारी था, ठीक है। बिंबिसार ने वेलुवन विहार बनवाया था और विशाखा ने कुब्बाराम विहार बनवाया था, ठीक है। कुब्बाराम पढ़िएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए ऐसे आता है। तो ये दोनों विहार बनवाया था एक व्यापारी ने। व्यापारी का नाम था अनाथ पिंडक। चलिए, तो भाईजान आता है, चला जाता है। हम आपको एक चीज और बता देते हैं, बहुत लोग गलती करते हैं, इसलिए इसको बहुत हम
दिमाग में आपको रख देते हैं। महायान ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि जब वो आया था तो ये विश्वविद्यालय नहीं बना था। बहुत लोग उत्तर मार के चले आते हैं कि महायान ने नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख किया, अगर किया होता तो हम लिखाए होते, ठीक है, वे सामने लिखा बताया था, तो इसने नहीं लिखा। दूसरी चीज, इसने किसी राजा का नाम भी नहीं बताया था, ठीक, ये दोनों चीज इसने नहीं बताया। तो महायान इसके काल में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आकर चला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भी कई सिक्के चले थे, कुछ इंपॉर्टेंट सिक्के जो उनके काल में थे वो हम आपको लिख देते हैं, जो सिक्के उन्होंने चलाए थे। धनुर्धारी सिक्का, इनके देखिए सिक्का, इनके काल में तीनों सिक्का चलने लगा था। सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का। ये तीनों सिक्के इनके काल में चलने लगे थे। इनके सिक्के में आकृति मिलती है धनुर्धारी सिक्का और दूसरा है छत्रधारी सिक्का। और भी मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। धनुर्धारी का मतलब धनुर बाण दिए हुए, और छत्रधारी का मतलब छाता ऊपर। कभी देखा है कोई राजा चल रहा है उसके ऊपर छाता लेके कोई खड़ा है, ठीक है, बहुत लोग भाई जो होते हैं ना, तो ये छत्रधारी सिक्का मिला है इसका चंद्रगुप्त। और भी सिक्के मिले लेकिन ये इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको लिखवा दिया गया, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। अब इसके बाद गद्दी पर बैठता है इसका लड़का और उसका नाम होता है कुमारगुप्त प्रथम। इसको मिटाते हैं, कुमारगुप्त प्रथम। अब इनका काल क्या है? 415 से 455 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम, इनकी माँ का नाम था ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी इनकी माता का नाम था ध्रुव स्वामी। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का एक भाई का भी एक कहानी है, उल्लेख मिलता है रामगुप्त। रामगुप्त का भी इतिहास मिलता है। रामगुप्त की ही पहली पत्नी ध्रुव स्वामी थी, तो उसको एक शक लोग गुजरात के आसपास रहते थे। शक वंश के एक राजा थे शकराज, ध्रुव स्वामी को लेके चले जाते हैं। रामगुप्त अपनी पत्नी का रक्षा नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके भाई, लिखा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी उस पत्नी की रक्षा की और शकराज को मार दिया। बाद में अपने भाई की भी हत्या कर दी और ध्रुव स्वामी से बाद में विवाह कर दिया। तो इसी ध्रुव स्वामी से उनके लड़का हुआ, उसका नाम था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के काल में सर्वाधिक लेख मिले, गुप्तकालीन सर्वाधिक लेख, गुप्तकालीन सर्वाधिक लेख मिले। सर्वाधिक लेख मिले या लेख मिले। कुमारगुप्त के काल में एक आक्रमण होता है। उनके अंतिम समय में एक विदेशी जाति थी और उस जाति का
नाम जो राजा था वो था पुष्यमित्र नाम की एक जाति थी, वो आक्रमण करती है। कुमारगुप्त के कुमारगुप्त के अंतिम समय में पुष्यभूति नामक विदेशी जाति ने आक्रमण किया। विदेशी जात ने आक्रमण कर दिया। इसको पुष्यभूति या पुष्यमित्र भी कहते हैं, कहीं कहीं पुष्यमित्र भी मिला है, इसलिए हम दोनों लिख दे रहे हैं। ने अंतिम समय में आक्रमण किया। इसका उल्लेख मिलता है स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख। इसका उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी उसमें उल्लेख मिलता है। ये उल्लेख मिलता है कि विदेश से एक जाति आई और पुष्यभूति नामक ये जाति या राजा दोनों कोई आक्रमण कर दिया इनके कारण। इसका उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में इसका उल्लेख मिलता है। इसको लिख दिया आपने। इसके काल में सर्वाधिक लेख भी मिलते हैं और सर्वाधिक सिक्के भी मिलते हैं। सिक्के, जब सिक्के खुदाई के दौरान सर्वाधिक सिक्का मिला। कहां से मिला, ये क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान के बयाना से। इसको दिखाते हैं, दिखाते हैं। राजस्थान के बयाना से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए। राजस्थान के बयाना से सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। इसके जो सिक्के मिले हैं, हर राजा के सिक्के पे आकृति अलग अलग है ना। जैसे अभी हमने धनुर्धारी बताया, इसके सिक्के पे है चंद्रगुप्त बताया ना। अभी छत्रधारी बताया। वीरा सिक्का किसका मिलता है? सब तेरे क्वेश्चन आएगा ऐसे। वीरा किसका मिलता है? अश्वमेध का भी बता चुके आपको, बता चुके ना। अश्वमेध भी बता चुके, वीरा भी बता चुके। वैसे ही कुमारगुप्त के बहुत से सिक्के मिले, लेकिन इस सिक्के पर ज्यादातर जो आकृति मिली है वो मयूर की मिली है, मोर की मिली है। मयूर आकृति के सर्वाधिक सिक्के मिले। मयूर आकृति के सर्वाधिक सिक्के इसी के काल में मिले हैं। सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। इसका कई लेख मिला है, सारा लिखवा नहीं सकते, बहुत ज्यादा है। एक लेख मिला है सांची से। सांची क्यों फेमस है? स्तूप के जैसा। किसका? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। उस स्तूप के चारों ओर पत्थर की रैली किसने बनवाई? पुष्यमित्र। ठीक है, बिल्कुल सही बोला।
पुष्पितसुंग नहीं बनवाई, पहले लकड़ी की बनी थी, उसको तोड़वा के पुष्पितसुंग ने क्या कर दिया, पत्थर का बनवा दिया। इसी सांची से इसका एक लेख मिलता है, इसका इसी के काल का एक लेख मिलता है जिसमें इसने एक संघ था, संघ आर संघ को दान दिया, तो इसी का एक मंत्री का एक लेख मिलता है। तो कुमारगुप्त के सांची लेख में, सांची के लेख में सांची लेख में हरिस्वामिनी नामक व्यक्ति के द्वारा आर संघ को दान दिया जा रहा है। आर संघ को दान दिए जाने का उल्लेख होता है। दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। कितना लिख दिया आपने, इसका एक लिखा मयूर से उठाते हैं। इसके काल में, इसी के काल में नालंदा विश्वविद्यालय बना था, इसी के काल में। तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन? तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। लेकिन इसके काल में कौन सा विश्वविद्यालय बना? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण। इसकी एक उपाधि भी थी, इसका डायरेक्ट ये नहीं लिखा कि कुमारगुप्त ने बनवाया था, लेकिन इसकी एक उपाधि थी सक्करादित्य। तो वेनसांग ने अपनी जब किताब को लिखा तो उसमें लिखा कि सक्करादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। देखिए सक्करादित्य एवं महेंद्रादित्य कुमारगुप्त की उपाधि थी। कुमारगुप्त की एक उपाधि भी थी। सक्करादित्य एवं महेंद्रादित्य, इसने भी जैसे समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकार का भी सिक्का चलाया था। इसने भी अश्वमेध प्रकार का सिक्का चलाया था। हो गया। अब देखिए इसका लड़का गद्दी पर बैठता है, इसका कुमारगुप्त का काल कहां से कहां तक था?
अब इसका काल है 455 से 467 तक। स्कंदगुप्त की भी एक उपाधि थी किरमादित्य। इसकी उपाधि थी किरमादित्य। भीतरी लेख, भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख में मूढ़ों के आक्रमण का उल्लेख है। भीतरी स्तंभ लेख में मूढ़ों के आक्रमण का, मूढ़ों एक विदेश जाती थी, मूढ़ों ने स्कंदगुप्त काल में आक्रमण कर दिया। मूढ़ों के आक्रमण का उल्लेख है। ये भीतरी ये स्तंभ लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से मिला है। भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर से मिला है। भीतरी स्तंभ लेख जो है गाजीपुर से आक्रमण मतलब उल्लेख मिला है इसका। इसका मूढ़ों का जो लीडर था, मूढ़ों का जो नेता था, उसका नाम था हुस्ने-बाज। उसका नेता था हुस्ने-बाज। इसके भीतरी स्तंभ लेख से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हूण क्या है? विदेश थे, विदेशी जाति थे, ये आए भारत में और आक्रमण कर लिए। इनका आक्रमण हुआ पश्चिमोत्तर में, इसने पराजित कर दिया, पराजित करके इनको बाहर कर दिया। हूणों की बहुत इंपॉर्टेंट विजय थी इसकी। इसका एक और लेख मिलता है जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जूनागढ़ का एक किला राजस्थान में भी है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, ये जो जूनागढ़ है गुजरात वाला है। जूनागढ़ गुजरात का एक जिला है। तो जूनागढ़ का एक अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख में वो एक झील, इसका एक मंत्री राज्यपाल था उस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में राज्यपाल था, तो उस क्षेत्र में एक झील बना हुआ था। उस झील का नाम था सुदर्शन झील। उस झील में बाद में बांध बन गया था। उस बांध को फिर टूट गया वो बांध, तो इसने फिर बनवाया। इसने फिर जूनागढ़ के अभिलेख में बड़दत्त नामक राज्यपाल का उल्लेख है। उल्लेख है इसमें बड़दत्त के पुत्र चक्रपाली ने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण किया।
पुनर्निर्माण किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है कि जूनागढ़ अभिलेख में फणदत्त उनका राज्यपाल था, उसके लड़के। अब आपको हम ये बताते हैं कि ये जो राजा ये अंतिम था जो बार बार एक बांध का उल्लेख, सबसे पहले ये जो बांध बना जूनागढ़ में, इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया? एक तो ये आता है, तो जूनागढ़ का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? रुद्रदामन ने, बिल्कुल सही है कह रहे हैं, ठीक है। उस जूनागढ़ स्थान पे अब हम आपको उसकी कहानी बता रहे हैं कि जूनागढ़ मौर्य वंश का एक राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। वो जब गद्दी पर बैठा तो उसने सोचा कि हम सिंचाई करने के लिए एक झील बनवा दें, तो उसने झील बनवा दिया। झील तो आप लोग जानते हैं ना। उसके बाद झील तो बनवा दिया उसने, उस झील का नाम था सुदर्शन झील। चंद्रगुप्त मौर्य उसने क्या बनवाया? सुदर्शन झील। जब इसका पोता गद्दी पर बैठा, कौन बैठा? पोता कौन था इसका? अशोक। अशोक ने सुदर्शन झील पर बांध बनवा दिया। देखिए अलग अलग क्वेश्चन आता है। सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया और बांध किसने बनवा दिया? अशोक ने। अब एक बार ये क्वेश्चन आया था कि ये बांध पहली बार टूट गया तो किस राजा ने फिर बनवा दिया? इसका तो हमने नहीं, रुद्रदामन ने। रुद्रदामन गद्दी पर बैठा, ये शक वंश का शासक था। शक वंश, इसने क्या किया? बांध टूट गया, बांध का पुनर्निर्माण कराया। और रुद्रदामन का ही जूनागढ़ पहले अभिलेख मिलता है, जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक का नाम उल्लेख है, दोनों का नाम का पता चलता है। ये पहले राजा हो गए, ये दूसरे राजा हो गए और ये तीसरे हो गए। चौथे राजा बनते हैं स्कंदगुप्त। इनके काल में भी बांध टूट जाता है और अभी हमने लिखवाया जब बांध टूट जाता है तो ये चक्रपाल ने बनवा दिया। तो इन चार राजाओं का उल्लेख मिलता है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि चारों राजाओं का लेख किसके काल में मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, रुद्रदामन के, स्कंदगुप्त के? लास्ट में ही मिलेगा, क्योंकि वो तो बहुत बाद में गद्दी पर बैठा, इसलिए पहले के तीनों चारों राजाओं के किसी के काल में मिलता है। बाकी दो राजाओं का उल्लेख रुद्रदामन के लेख में मिलता है। अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य खुद नहीं बताए हैं कि हमने ये लेख बनवाया था, लेकिन इनके लेख से पता चलता है, रुद्रदामन और किसके लेख से? स्कंदगुप्त से। तो ये स्कंदगुप्त का हमने लिखवा रहे थे, कल हम आपको और भी बताएंगे। टाइम हो गया है, 5 मिनट है, जितना हमने बताया है आप उसमें से कोई भी क्लास क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी को समझ में कहीं भी नहीं आया हो तो हमसे पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं इस बारे में, ऐसा नहीं है। तो अभी भी अगर आप पूछना चाहें तो किसी का कोई क्वेश्चन पूछ